गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दोनों ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मतलब न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लाइफ प्रोसेस के। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। बट रेस्पिरेशन वाले पार्ट में और न्यूट्रिशन वाले पार्ट में कुछ डिफरेंसेस रह गए हैं। तो डिफरेंसेस का मैं पूरे लाइफ प्रोसेस का मतलब जितने भी डिफरेंसेस हैं लाइफ प्रोसेस में उसका एक कंबाइन क्लास लेकर आऊँगी, तो उसको हम वहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। और वो मैं चाहूँगी कि वो थोड़ा सा लाइव हो। अगर वो लाइव रहेगा तो आप लोगों से आप लोग इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, आंसर भी दे पाएंगे, आप लोग क्या क्या डिफरेंसेस सोचते हैं वो भी मेरे को पता चल पाएगा, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये समझ लो कि ईजी है और टफ भी है। बिकॉज ऑफ हार्ट डायग्राम इट इज़ टफ, बट हार्ट का डायग्राम इतना टफ नहीं है। और देखो कोई भी ट्रिक्स और किसी भी ऐसे डायग्राम्स हो या कोई भी चीज़ हो, आप ट्रिक्स वगैरह से नहीं उतना ज़्यादा वो जो बोलते हैं ना एक्चुअल चीज़ होती है वो नहीं आ पाती। आप उसको मतलब ठीक है काम चलाऊ जो होता है वो बन जाएगा, बट एक्चुअल चीज़ नहीं आ पाएगी। तो प्रैक्टिस किया करो कि आप खुद से ही उसको मतलब ड्रॉ करो, जिससे कि उसके जितना जो उसके फीचर्स हैं वो क्लियरली आप लोगों को पता चले कि हाँ इसके अंदर डायग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। जब बना ही रहे हैं तो वाई वी गो फॉर ट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रिक्स वगैरह तो मेरे को मतलब नहीं ठीक लगता है। आप लोग अगर जल्दी बनाना है तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। और हार्ट का जो टॉपिक है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस वाला टॉपिक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बोर्ड के पर्पज़ से, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। बहुत क्वेश्चंस देखो इसमें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा एंड आपके मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, डबल सर्कुलेशन, है ना। इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के इधर बनेंगे ही बनेंगे। तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे लाइफ प्रोसेस का। सो बिफोर वी बिगिन टुडेज क्लास, लेट अस टेक अ मोमेंट टू थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे एंड गुड हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। एंड आज का दिन भी बहुत अच्छा है, आज 9 दुर्गे स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और सारे फेस्टिवल्स को भी इंजॉय करिए। किस किस का फास्ट है ना, इंजॉय करना अच्छे से, माता रानी का प्रसाद खाना बढ़िया मस्त। चलो अब कंटिन्यू करते हैं ना, बहुत बातें हो गई। ओके, ये देखो ये मेरे साथ ऐसे करता है, ये बस पूरे मुझे गायब कर देता है। ये गायब करने के लिए बोलो तो पूरा गायब कर देता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की बात करेंगे आज हम। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन क्या ऐसा होता है, क्या होता है, ठीक है। चलो फाइन, ओके। सो हियर वी आर, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। मैं अपने आप को पहले थोड़ा सा ऐसे साइड कर लेती हूँ, बाद में मैं दिखा दूँगी, ठीक है। चलो इधर आप लोग देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, पहले तो मैं आपको खुद ही अपने छोटे छोटे शब्दों में ज़रा बता दूं। देखो आज नया टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसफ़र करना, ठीक है। एक तरीके से ट्रांसफ़र करना, सेंड, ठीक है, किसी चीज़ को भेजना, ठीक है। तो देखो होता क्या है, आप लोगों ने फूड खाया, ठीक है। अब फूड जो हुआ, फूड गया माउथ के अंदर गया, इंजेस्ट हुआ, देन डाइजेस्ट हुआ, देन एब्जॉर्ब हुआ, देन एसिमिलेट हुआ। अब एसिमिलेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट्स होगी वहाँ वहाँ फूड जाएगा। तो इस फूड को जाने के लिए यानी कि जो एसिमिलेटेड फूड है यानी कि एसिमिलेशन करना है, उसका यूज़ करना है, तो उसको ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। तो इस फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नदी होती है। जैसे शिप्स में ट्रैवलिंग होती है, शिप्स लेकर आती हैं सामान को, है ना, ऐसे ही हमारे पास एक खून की नदी है, ठीक है। वो सारा का सारा सामान जो है इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करती है। खून अपने साथ न्यूट्रिएंट्स भी लाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन भी लाएगा, वेस्ट मटेरियल्स भी लाएगा। मेरा कहने का मतलब सब कुछ,
इसका काम सब कुछ है, ये ऑलराउंडर है, ब्लड इज ऑलराउंडर, ये सारे काम करेगा। ये आपके न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल्स को, इवन जो CO2 वगैरह है इन सबको भी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। अल्टीमेटली ये क्या है, अल्टीमेटली इसको मैं म्यूट कर देती हूँ, हाँ अल्टीमेटली ये एक ऑलराउंडर है जो आपके लिए सारे काम करके दे रहा है, ठीक है। तो इसको पढ़ना तो बनता ही है। उसने बोला कि जब मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ तो मुझे पढ़ना भी पड़ेगा इतना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब जब ये सारी चीज़ों को लेके जा रहा है तो इसको ट्रैवल करने के लिए भी कोई जगह चाहिए, इसको रुकने के लिए भी कोई जगह चाहिए, इसको प्योर और इम्प्योर होने के लिए भी कोई जगह चाहिए, इसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड होने के लिए भी कोई जगह चाहिए। अब इसको कुछ असिस्टेंट भी चाहिए। इसके असिस्टेंट जैसे कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स, है ना, प्लाज्मा, ये सारे ब्लड के असिस्टेंट हैं जो इसको चाहिए इसका काम करने के लिए। अब बेटा अब देखो एक बात बताओ, कोई अकेला तो काम कर नहीं सकता। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल है, स्कूल में सिर्फ प्रिंसिपल मैम हैं या आपके वाइस प्रिंसिपल हैं, सिर्फ वही थोड़ी आपके पूरे स्कूल को चला सकते हैं आप, उनको दूसरे टीचर्स भी तो चाहिए होंगे। सेम विद द ब्लड। अब ब्लड में भी मैंने बोल दिया ब्लड ये सारे काम करता है, लेकिन ब्लड में भी आपको दूसरे सेल्स भी तो चाहिए होंगे ना, क्योंकि हर किसी का काम एक जैसा नहीं कर सकता। जैसे मैं बायो की टीचर हूँ, मैं बायो पढ़ा सकती हूँ। अभी मेरे को कोई बोले सोशल, तो सोशल तो बिल्कुल मेरे दिमाग से परे है, सोशल तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा सकती मैं, है ना। ऐसी RBCs को बोले कि RBCs का काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन आप WBC को बोलते कि तुम ट्रांसपोर्ट करो, तो WBC तो कहता है कि भाई नहीं मेरे बस की ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, इसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे और स्टडी करेंगे। चलो पहला क्या है, सबसे पहली चीज़, ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस absorbed made in one part of the body of an organism is carried out to other parts of the body। होता क्या है, एक सेकेंड, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस एक जगह बन गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो वो दूसरे पार्ट में क्या होगा, उसका ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसफर होगा, उसको दूसरे पार्ट तक ले जाया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जहाँ बनता है उसको उसी पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचाया जाता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। आज लाइट चली गई है, मैं ऑफ नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी। आप लोगों को थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा, नहीं स्क्रीन तो दिख ही रही है, मैं नहीं दिख रही तो क्या हुआ, ठीक है, मैं और छोटा कर लेती हूँ खुद को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे बड़ा जो इसमें ऑलराउंडर है, जो इधर रोल प्ले करने वाला है, वो ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड इधर सारा का सारा काम करने वाला है। तो अल्टीमेटली हम अब ब्लड पढ़ने वाले हैं तो ब्लड के बारे में भी तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो VIP है तो उसको देखना पड़ेगा। तो ब्लड इज नथिंग बट इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर कोई पूछे कि ब्लड कैसा टिश्यू है तो इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है। और कैसा है ब्लड, एक्चुअल में क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड है तो ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। एक आप खुद ही सोचो कि ब्लड पूरी बॉडी में है, तो पूरी बॉडी के पार्ट्स को ये कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब जिसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, कोई भी चीज जिसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी, डेट इज फ्लूइड। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर प्लाज्मा है जिसमें सारे के सारे सेल्स जो है सस्पेंडेड हैं। सेल्स की अगर मैं बात करूं तो सेल्स कौन कौन सा हो गया, जैसे कि आपका हो गया RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। इट इज द प्लाज्मा दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल्स एंड कलेक्ट्स बैक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज इन द डिजोल्व फॉर्म। तो बेटा दीज 2 पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। वैसे तो ब्लड वाला पूरा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है इसमें, एक एक पॉइंट से। जैसे प्लाज्मा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ऑक्सीजन के, फूड के, हॉर्मोन्स के। और क्योंकि ये सारी चीजें अगर वो एक सेल को मतलब दे रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो सेल भी तो बदले में उसको क्या देगा, वेस्ट मटेरियल्स देगा ना, जैसे कि CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इनको भी वापस लेकर आता है कौन, प्लाज्मा। अब द ब्लड ट्यूब्स, अब सिर्फ
लिक्विड ब्लड की बात होगी, लेकिन ब्लड भी तो किसी में ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा? नदी है, नदी को कुछ चाहिए ना, कुछ तो उसके पास बैग्स होंगे, कुछ तो उसका एक लोकेशन होगा। सेम विद दिस कि ब्लड है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड को फ्लो करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना अपने पास। तो ब्लड फ्लो करता है ब्लड ट्यूब्स में, जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। द ब्लड ट्यूब्स कैरिंग द ब्लड, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड, these are the tube-like structures that carry the blood. The heart that pumps the blood to all parts of the body constitutes a system called human transport system or the circulatory system. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आपके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर के पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये सर्कुलेट होता है तो ये बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज। The human blood circulatory system consists of 3 main components: the blood vessels and the heart. Heart is a pumping organ, ठीक है, which pumps the blood and receives the blood. भेजता है लाता है, ये काम है इसका। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास हार्ट है, हार्ट में ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के बाद ब्लड एंड लिम्फ हैं, 2 लिक्विड्स हैं। ये लिम्फ का लिम्फेटिक सिस्टम होता है, बट फिर भी सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने लिम्फ लिख दिया है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। चलो एक बार फिर से इसको रिकैप कराएंगी मैम कि क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, चलो देखो, ब्लड की बात कर रहे हैं, आज पूरा का पूरा मैं रेड से ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, ब्लड है ना, नहीं सॉरी, एक सेकेंड। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वी हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी है ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में अब ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टम है तो मतलब इसमें बहुत सारी चीजें मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, बहुत सारी चीजें इसमें कंसिस्ट करती होंगी। पहला है ब्लड, दूसरा है हार्ट, तीसरा है ब्लड वेसल्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड में भी प्लाज्मा है, प्लाज्मा बहुत सारी चीजों को कैरी कर रहा है, जैसे O2, N2 वेस्ट यानी कि नाइट्रोजनस वेस्टेज, CO2, ठीक है, हॉर्मोन्स, ये प्लाज्मा कैरी कर रहा है। ऑल्दो O2 बहुत कम अमाउंट में प्लाज्मा में ट्रेवल हो पाता है, क्योंकि O2 वाटर में डिजोल्व, मतलब उसकी जो डिजोल्वेशन है, सॉल्युबिलिटी है वाटर के साथ में बहुत कम होती है। ठीक है, CO2 की ज़्यादा होती है, CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आफ्टर दिस RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड ट्रेवल करेगा, ठीक है, ब्लड ट्रेवल करता है। और ब्लड वेसल्स भी हमारे 3 टाइप के हैं, आर्टरी, वेन। हो सकता है कि ये जो क्लास है ये 2 पार्ट्स में जाए आपका, ठीक है, आर्टरी वेन, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं इसको ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगी। आर्टरी वेन एंड कैपिलरी, आर्टरी वेन एंड कैपिलरी। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। एक बार और, क्योंकि यही अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो ऑलमोस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का बेसिक तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और जब बेसिक क्लियर हो जाता है तो फिर तो टिप्स पर हो जाती हैं चीज़ें। तो अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात करी। ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस बनता है, कहीं पे भी बनेगा आपकी बॉडी में, या एब्जॉर्ब होगा या बनेगा, फिर उसको दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना है। तो दूसरे पार्ट तक जब वो ट्रांसपोर्ट होगा तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अगर एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जो हमारे फूड और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है? तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो हेल्प करता है सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। चलो लाइट आ गई, ठीक है, सेकेंड। मैं तो ये सोच रही थी लाइट आएगी कि नहीं आएगी, आज नहीं आएगी तो ऐसे ही पढ़ाने वाली थी मैं तो। चलो
ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या है, कहाँ थे हम, ठीक है, ठीक है। तो प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा क्या करता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जैसे कि O2 फूड से जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लाज्मा की हेल्प से हो रहा है ज़्यादातर। द ब्लड ट्यूब्स कैरिंग द ब्लड, अगर क्वेश्चन आता है कि CO2 किसकी हेल्प से ट्रेवल होता है, किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, तो प्लाज्मा, नाइट्रोजनस वेस्ट इज प्लाज्मा, ठीक है। नाउ वी हैव ब्लड कैरिंग ट्यूब्स दैट इज ब्लड वेसल्स, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट, दैट इज अ पंपिंग ऑर्गन। अगर ये स्लाइड क्लियर है तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ये लो, अगर ये स्लाइड क्लियर है तो ये समझ लो कि आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यही बेसिक है ना। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो फिर आप, नाम पता होना चाहिए, फिर धीरे धीरे हमें याद तो होता ही रहता है ना। नेक्स्ट, अब हम आ गए ब्लड पे। तो अब हम सबसे पहले महाराजा धीराज, सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये तो लाइन आपको बोलनी ही बोलनी है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक तो कनेक्ट कर रहा है और दूसरा ये फ्लूइड है। ये अब अल्टीमेटली इसके नाम में ही इसका मतलब है, इसके नाम में ही इसका काम है सारा का सारा। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज रेड इन कलर, ठीक है, डेट फ्लोज इन आवर बॉडी टू डिलीवर नेसेसरी सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द सेल। तो ब्लड क्या है, एक रेड कलर का लिक्विड है जो फ्लो करता है हमारी बॉडी में, जिससे कि हमें नेसेसरी सब्सटेंसेस मिल सके टू द सेल्स, यानी कि जो भी नेसेसरी सब्सटेंसेस सेल्स के लिए उनको ट्रांसपोर्ट कर सके, और वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल से बाहर जाने हैं उनको भी ले जाए। अच्छी चीज़ें लाओ, बुरी चीज़ें बाहर फेंको। The red color of the blood is due to the presence of red pigment. That is very very important कि red pigment हमारी बॉडी में कौन सा है, हीमोग्लोबिन। बेटा स्पेलिंग याद कर लो, स्पेलिंग में बड़ी दिक्कत होती है। एक सेकंड रुको, बार बार, अब ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो रेड कलर पिगमेंट जो है, रेड पिगमेंट जो है उसको क्या बोलते हैं हम, हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। ब्लड के 4 कंपोनेंट हैं, ब्लड प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इतनी बार क्लियर हो गई होगी। अब ये क्या है मैम, सीरम वर्सेस प्लाज्मा। तो देखो हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड में, ब्लड को जैसे बोलते हैं ना, जैसे वो पहले पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोलियम से फिर आपका पेट्रोल बन जाता है, उसको और डिफरेंशिएट करते हैं, फिर डीजल, मतलब अलग अलग चीज़ें मिलती जाती हैं। सेम विद दिस ब्लड, आपके ब्लड के अगर क्लॉट्स बनेंगे तो आपको 2 चीज़ों में वो डिवाइड हो जाएगा, एक सीरम और एक क्लॉट, ब्लड क्लॉट, ठीक है। और ज़्यादा अगर करेंगे इसको, यानी कि सीरम एक तरीके से पूरा का पूरा प्लाज्मा और क्लॉटिंग फैक्टर्स का मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दोगे तो वो सीरम हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा प्लाज्मा है, ये पूरा का पूरा प्लाज्मा है, ठीक है। बीच में जो लेयर बनती है वो डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स की है, फिर आरबीसीज की है। अब ये सीरम क्या होता है, सीरम मतलब जब प्लाज्मा में से सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हट जाएंगे, सारे प्रोटीन्स क्लॉटिंग वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स हट जाएंगे, तो वो सिंपल सीरम बचेगा, यानी कि उसमें कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। अब ये क्या चीज़ है मैम, ये क्या बवाल है क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये प्लेटलेट्स में मैं आपको बताऊंगी अगर इनकेस कभी सीरम एंड प्लाज्मा में डिफरेंस आता है तो। अदरवाइज इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। बट हाँ, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा एडवांस स्टडी होती जा रही है तो आपको थोड़ी एडवांस चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑल्दो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा आपको और एडवांस चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब क्योंकि आपका सिलेबस भी थोड़ा धीरे धीरे करके वो चेंज करने वाले हैं, और चेंज करने वाले हैं तो कुछ जो नई चीज़ें हैं वो तो ऐड ऑन होंगी। तो क्या पता ये सीरम प्लाज्मा वाला फैक्टर आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। तो सीरम मीन्स कि जिस प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे बस, और प्लाज्मा के अंदर तो सब क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बस खत्म, इतना याद रखना है, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट। तो ये हमने देखा, अब एक और स्लाइड लेकर आ गए। तो देखो ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, ब्लड सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड सेल्स आरबीसीज दैट आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स बेटा देखो फिर से बताती हूँ,
एरिथ्रोसाइट्स, है ना। एरिथ्रो मीन्स होता है रेड, साइट्स मीन्स होता है सेल्स, तो दीज आर रेड ब्लड सेल्स। ल्यूको मतलब होता है वाइट और कलरलेस, यानी कि कलरलेस। थ्रोम्बो मीन्स, ये वर्ड आया है थ्रोम्बिन से, किससे आया है? थ्रोम्बिन इज अ प्रोटीन, जो अभी क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर रहे थे उसमें से थ्रोम्बिन भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है अपना। क्या है? थ्रोम्बिन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। फाइन, नेक्स्ट थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये देखो, कभी कभी आप लोगों से, देखो मैं ऐसी सारी चीज़ें इसलिए ला रही हूँ क्योंकि 10th में इतना पूछ लेते हैं आप लोगों से, और ये आपके एनसीईआरटी में दिए भी हुए हैं। तो आप देखो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स सभी पढ़ते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स सभी पढ़ते हैं, बट द थिंग इज कि अगर क्वेश्चन बाहर से आ गया, अब क्योंकि बता रही हूँ ना मैं, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली बढ़ना भी चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इंक्रीज कर ही देंगे। तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये एनसीईआरटी में भी है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स, ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या है? ये वर्ड आया है ग्रेन्यूल से। किससे आया है? ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल मतलब जैसे मान लो कोई भी दाने दाने होते हैं ना, दरदरा सा कुछ, है ना, कुछ भी दाने, आप मतलब ये बोल दो कि एक तरीके से क्या बोलोगे, स्मॉल पार्टिकल्स बोल दो, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो ए मीन्स एब्सेंट और ग्रेन्युलोसाइट्स मीन्स जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे, यानी कि वो सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। नेक्स्ट इज ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स होंगे, जिसमें मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, दरदरा सा कुछ अपीयरेंस देंगे। दैट इज इओसिनोफिल। इओसिनोफिल आर ऑल्सो नोन एज एसिडोफिल। बेसोफिल यानी कि बेसिक होंगे, न्यूट्रोफिल यानी कि न्यूट्रल होंगे। बताओ मेरे को कोई दिक्कत लगी? लिम्फोसाइट्स आपका लिम्फ बनाएंगे, अभी आएगा लिम्फ, ठीक है, तब मैं बताऊंगी कि लिम्फोसाइट्स क्या है। लिम्फोसाइट, लिम्फ वाले सेल, लिम्फ वाले सेल, साइट्स मीन सेल, और लिम्फ, लिम्फ तो आपको पता ही है लिम्फ, तो लिम्फ वाले सेल लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ब्लड सेल्स को हमने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट हमने फिर प्लेटलेट्स को डिवाइड किया ए ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट में इओसिनोफिल और एसिडोफिल, एंड बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। अब इन तीनों चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। किसको? ब्लड प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। सबसे पहली बात क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं, ठीक है, ये ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो द ब्लड सेल्स आर मेड इन बोन मैरो। देखो होता क्या है, जब आप छोटे होते हो ना तब तो अलग अलग पार्ट्स में बनते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एडल्ट होते जाते, बड़े होते हैं, तो इसका जो लोकेशन है बनने का वो बोन मैरो में ही रह जाता है, ठीक है। तो जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊं, वरना छोटी सी भाषा में मैं आपको बताऊंगी। स्टेम सेल वो सेल होते हैं जो कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, है ना। अब स्टेम सेल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है, बट स्टेम सेल ऐसा टाइप है जिससे कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये बोन मैरो होता क्या है? बोन मैरो आपका देखो, आपने जैसे बोन, एक सेकेंड, या बोन मैरो आपने कभी बोन देखा हो तो ऐसे ये बोन है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये अंदर जो है ना, ये लिक्विड, ये येलो और रेड कलर का होता है बोन मैरो, ज़्यादातर मोस्टली येलो, ये बोन मैरो होता है। इसी से बनते हैं आपके क्या? ब्लड सेल्स। इसी बनते हैं आपके क्या? ब्लड सेल्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की। तो देखो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज अ येलोइश लिक्विड। पहले तो इतना याद रहना चाहिए
कि प्लाज्मा इज अ येलोइश लिक्विड, प्लाज्मा इज अ येलोइश लिक्विड, ये एक पीला सा कोई लिक्विड है, येलोइश लिक्विड है और ब्लड का कंपोनेंट है, ठीक है, ब्लड का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। इसका काम होता है सारे के सारे ब्लड सेल्स को अपने अंदर होल्ड करना या सारे के सारे ब्लड सेल्स को फ्लोट कराना या सारे के सारे ब्लड सेल्स को सस्पेंड कराना अपने अंदर, ठीक है। एंड जितने भी प्रोटीन्स चाहिए होते हैं उनको, मतलब प्लाज्मा के अंदर सब कुछ है, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, वॉट एवर द थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज लोकेटेड इन द प्लाज्मा, है ना। और जो जो एम्प्लॉय चाहिए वो भी है इनके पास, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लाज्मा इज अ येलोइश फ्लूइड, प्लाज्मा क्या है, एक येलोइश फ्लूइड है और ये एक ब्लड का कंपोनेंट भी है that holds the blood cells and proteins, or you can say plasma is a yellowish fluid in which the blood cells are suspended, बस खत्म, इतनी भी बात कर सकते हो। It also includes digested food, common salt, waste products like carbon dioxide and urea, hormones and dissolved in water। इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर, डाइजेस्टेड फूड होगा, कॉमन सोल्ट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स भी होते हैं जो कि सबके सब ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं। प्लाज्मा कैरीज ऑल दीज डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर इन द बॉडी। जितने भी डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं इन सबको प्लाज्मा कैरी करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। प्लाज्मा कंटेन्स अबाउट 90% वाटर। कितना वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर, 90% वाटर, इसीलिए ये सारी चीज़ें इजीली डिजॉल्व हो जाती हैं प्लाज्मा में। सीरम इज द ब्लड प्लाज्मा विदाउट द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन दैट इज फिब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, ये आपको नहीं पढ़ना बेटा, बस इतना क्लॉटिंग प्रोटीन इतना याद होना चाहिए आपको, बस क्लॉटिंग प्रोटीन, ठीक है। सीरम भी एक प्लाज्मा है लेकिन उसमें सिंपल सी बात है ना, सीरम मतलब क्या था, ये भी पढ़ाया है। सीरम मीन्स ये प्लाज्मा है लेकिन इसमें से क्या माइनस कर दो, क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। नाउ आरबीसीज, ठीक है, आरबीसीज आर ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, रेड इन कलर होते हैं। अब रेड क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से क्या है, ये रेड होते हैं, ये क्या होते हैं, रेड होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से क्या है, रेड है, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो आरबीसीज की पर थे, आरबीसीज आर आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। दिस आर सर्कुलर इन शेप, इनका शेप कैसा होता है, सर्कुलर या फिर बाइकॉन्केव, ऐसा शेप होता है इनका, ठीक है। एंड डू नॉट हैव न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी। तो देखो जब ये छोटे होते हैं तब इनके पास न्यूक्लियस होता है, पर इनको पता नहीं होता कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको अपने न्यूक्लियस का बलिदान करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, कुछ पाते हैं तो कुछ खोते हैं, नो पेन नो गेन। सेम विद दिस आरबीसी, इसने बोला कि तुझे एक बड़ी सी उपाधि मिलेगी कि तू पूरे ब्लड को रेड कलर कर सकता है। इसने बोला कैसे, बोलेंगे कि तेरे को हीमोग्लोबिन मिलेगा, लेकिन फिर तेरे को न्यूक्लियस को क्या करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। तो ये बेचारा अपने न्यूक्लियस को दान कर देता है और उसके बदले हीमोग्लोबिन को अपने घर में जगह दे देता है। RBCs are cells are carriers of oxygen। RBCs ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, RBCs ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। तो देखो लंग्स से ही तो ऑक्सीजन आएगा, लंग्स से आएगा। मैंने आपको एल्व्यूलाई के नीचे कैपिलरी बना के दिखाया था, ऑक्सीजन आ रहा था। तो RBCs लेकर आते हैं ऑक्सीजन को लंग से, फिर सारे के सारे बॉडी सेल्स को देते हैं। तो इसमें हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी यानी कि जो जुड़ने की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के साथ वो बहुत ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम body tissues to the lungs. Most of the carbon dioxide is carried out by the plasma of blood in the dissolved form. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी शायद बताया था कि CO2 जो है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करता है।
प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को लाने का काम आरबीसीज कर रही हैं, CO2 को देने का भी काम आरबीसीज कर रही हैं, ब्लड कर रहा है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा कर रहा है मेनली। फॉर चिल्ड्रन के लिए अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है वो 12 and 18-17 ग्राम यानी कि इनके बीच का रेंज होगा पर डेसीलीटर। इसका यूनिट होता है डेसीलीटर, DL। और एडल्ट में 12 and 16 ग्राम पर डेसीलीटर, एडल्ट में 16 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर। एक सेकेंड, फाइन। एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि जो आरबीसीज होते हैं ये मिलियंस में होते हैं, इनका नंबर किस में होता है, मिलियंस में, है ना। और इनका सर्वाइवल जो लाइफ स्पैन है 3 to 4 months, somewhat it is of 100 to 120 days, 100 to 120 days, ठीक है। नेक्स्ट, तो चलो एक बार और फिर से बता दूं इसमें क्या क्या था प्लाज्मा में। तो देखो ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो 90% वाटर है इसके अंदर, सबसे पहले ये याद रखो। ये अपने साथ साथ सॉल्ट, हॉर्मोन्स, डाइजेस्टेड फूड, इन सबको कैरी करता है। CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा की हेल्प से होता है क्योंकि ये मोर सॉल्यूबल है वाटर में, इसीलिए प्लाज्मा के साथ ट्रेवल करता है, मोर सॉल्यूबल इन वाटर। सीरम की अगर हम बात करें तो सीरम मतलब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दो, क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दो, ठीक है। क्लियर है या नहीं। अगर आरबीसीज को शॉर्ट नोट में देखें तो आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, दे हैव हीमोग्लोबिन। दूसरा इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा भी था कि कैसे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो O2 प्लस Hb फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन और इसी फॉर्म में ये ट्रैवल करता है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, ठीक है, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। और एक सेकेंड, इनका लाइफ स्पैन होता है, नंबर्स कितने होते हैं, मिलियंस में होते हैं, और 3 to 4 मंथ्स का इनका लाइफ स्पैन होता है। क्लियर है यहाँ तक। आई होप कि यहाँ तक आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं। अब बात करेंगे हम वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स की, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, छोटा करने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे को, हाँ इतना बड़ा हो जाएगा। चलो वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो अभी मैंने आपको वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताया कि वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूको का मतलब ही क्या है, वाइट और कलरलेस, ठीक है। इसका मेजर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस बाय मैनी पैथोजेंस। ये इन्फेक्शन से फाइट करता है और हमें डिजीजेस से प्रिवेंट करता है, ठीक है, डिजीजेस से प्रिवेंट करता है, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीज एंड सम फॉरेन बॉडी। अल्टीमेटली इसका काम है, ये हमारी बॉडी के एज अ सोल्जर वर्क करते हैं, एज एन आर्मी वर्क करते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। जो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब से ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कोई फॉरेन बॉडी आ गई, मतलब इनडायरेक्टली पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये पैथोजेन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं।
इनका कोई शेप नहीं होता, याद रखना, मैं अभी बाद में पूछूंगी कैपिलरीज वाले, मतलब जब मैं आपको डायप्डेसिस बताऊंगी, डायप्डेसिस जिसमें लिम्फ बनेगा, तब मैं आपको बताऊंगी, पूछूंगी भी कि वाइट ब्लड सेल्स का कोई शेप होता है या नहीं, ठीक है। दीज सेल्स आर ईदर स्फेरिकल इन शेप और इरेगुलर, बट ऑल द वाइट सेल्स आर न्यूक्लिएटेड। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड। इनमें इनके पास होता है न्यूक्लियस, इनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इनका नंबर कैसा होता है? वाइट ब्लड सेल्स लैक्स में प्रेजेंट होंगे, वो मिलियंस, लैक्स, थाउजेंड, यही इनका रहता है, ठीक है, बहुत। और इनका ड्यूरेशन जो है ज़्यादातर, इनका ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होता है, इनका ड्यूरेशन होता है 10 to 12 डेज, इन डेज में ही होता है इनका, कम डेज, मतलब 10 to 12 डेज समथिंग इतना ही होता है, ठीक है। दूसरा, हाँ, ये एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ वाला तो आपका ये फ्यूचर में आएगा, पर बता देती हूँ कि WBCs एंटीबॉडीज़ बनाने का भी काम करते हैं, मतलब आपकी बॉडी को इनडायरेक्टली ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्फेरिकल है शेप में, इरेगुलर है, आर्मी ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द इन्फेक्शंस और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट्स इट। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ये क्या है? टाइनी फ्रेगमेंट्स हैं एक स्पेशल सेल के, जो नैरो में बोन मैरो में बनता है, ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आर टाइनी फ्रेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं। एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक सेल होता है, फिर उसमें से धीरे धीरे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स काटते हैं, दैट इज द ब्लड प्लेटलेट्स। दीज सेल्स आर ऑल्सो ए न्यूक्लिएटेड। जब ये फ्रेगमेंट्स हैं तो इनके पास क्या ही न्यूक्लियस होगा, सिंपल सी बात है, पर इनके पास कोई हीमोग्लोबिन जैसा कुछ नहीं होता। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन देयर इज अ कट और वुंड। जब चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स क्या बनाते हैं? क्लॉटिंग बनाते हैं। देखो होता क्या है, चोट लग गई, यहाँ पे चोट लग गई, अब होगा क्या कि फटाफट से बोला जाएगा, कौन बोलेगा फटाफट से? जो भी आसपास के यहाँ पे सेल्स होंगे वो सिग्नल देंगे, जहाँ पे भी चोट लगी है वो सिग्नल देंगे कि जल्दी से प्लेटलेट्स को बुला के लाओ। तो प्लेटलेट्स अपने बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इनके पास ना, बहुत, जब क्लॉट बनता है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उनको भेजा जाता है। जब वो भेजते हैं तो यहाँ पे ऐसा नेटवर्क बना लेते हैं, ऐसे 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 करके नेटवर्क बना लेते हैं जिससे कि ब्लड पास ही ना हो पाए, है ना। फिर उधर नेटवर्क बना लेते हैं, फिर यहाँ पे नेटवर्क बनाने के बाद यहाँ आके प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, फिर वहीं की वहीं ब्लड का फ्लो रुक जाता है, यानी कि जो ब्लड है वो बाहर नहीं जाता है, ब्लड रुक जाता है वहीं की वहीं। वैन वी कट the platelets bind to the side of the damaged vessels and help in forming a blood clot। ऐसे बनता है ये, समझ आया? अगर मेरे को कोई कट लग जाए और प्लेटलेट्स आएंगी तो पहले वो अपने फैक्टर्स को भेजेंगी, जल्दी जाओ, फटाफट से काम करो, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं हथियार लेकर आता हूँ। तो वो पूरा का पूरा ऐसे पूरा ना ऐसे नेटवर्क बना देंगे, और जब पूरा नेटवर्क बना देंगे उसके बाद में खुद एडजस्ट हो जाएंगे बीच में, बन गया, खत्म। नाउ फंक्शंस ऑफ ब्लड, very very important. The blood plays an important role in human beings. The main function of the blood are as follows. पहला, ऑक्सीजन को कैरी करेगा लंग्स से सारे सेल्स तक। दूसरा, CO2 को कैरी करेगा जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स, मतलब अलग अलग पार्ट में O2 का यूटिलाइजेशन होगा तो अब CO2 ही तो बनेगा, अब उसको कहाँ लेके जाना है? लंग्स तक लेके जाना है। carries nutrients and digested food from the small intestine to all the parts of the body। स्मॉल इंटेस्टाइन से भी वो आपके कैपिलरीज के थ्रू लेके जाता है, विलाय देता है, विलाय अपने आसपास के जितने भी सराउंडिंग ब्लड वेसल्स होते हैं उनको देता है, फिर वहाँ से वो ब्लड ही तो कैरी कर रहा है। हॉर्मोन्स को कैरी करने का भी काम ब्लड का ही है एंडोक्राइन सिस्टम में। फ्रॉम एंडोक्राइन लेड्स टू द टारगेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बताऊंगी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे उसमें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ओके, नेक्स्ट, कैरीज यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम लिवर टू द किडनी फॉर द एक्सक्रीशन। यूरिया को वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ये भी लेके जाता है, यूरिया को यूरिन के अंदर, है ना। ये हम लोगों ने एक्सक्रीशन में पढ़ना है अभी, ठीक है। यूरिया रेगुलेट्स एसिडिटी और pH लेवल ऑफ द ब्लड। जो भी एसिडिटी है, pH लेवल है, ब्लड का pH भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड का pH 7.4 समथिंग होता है ना, 7.4 समथिंग है, 7.4 ही होता है। प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड फॉरेन बॉडीज।
रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। इतने सारे फंक्शंस हैं ब्लड के। तो देखो अगर आप फंक्शंस ऑफ ब्लड लिखना चाहें तो सिंपल सी बात है, जो आरबीसी का है, जो डब्ल्यूबीसी का है, जो प्लेटलेट का है, जो प्लाज्मा का है, वही सारे फंक्शंस ब्लड के होते हैं, उन्हीं को कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया है। अभी हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज ब्लड वेसल्स। हो सकता है कि ये क्लास मुझे 2 पार्ट्स में करनी पड़े क्योंकि ये क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी, फिर इसलिए हार्ट वाला जो है फिर वो नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगी मैं। अभी ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करते हैं तो इन ह्यूमन बींग्स द वेरियस सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू लिक्विड्स थ्रू 2 लिक्विड्स आर कॉल्ड ब्लड एंड लिम्फ। जितनी भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में वो 2 तरह के लिक्विड से ट्रैवल होता है, एक ब्लड है और एक लिम्फ है। मैम अभी तक तो ब्लड सुन रहे थे, लिम्फ कहाँ से आ गया? लिम्फ के बारे में भी अभी आपको बताया जाएगा, पर याद रखना कि ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ, लिम्फ ब्लड, ब्लड लिम्फ, लिम्फ ब्लड। ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द ब्लड इज नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ट्रांसपोर्टेशन ब्लड की हेल्प से होता है उसको बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द लिम्फ इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। सो वी हैव 2 systems. We have 2 systems. One is circulatory system and the other one is lymphatic system. अगर ब्लड लेके जा रहा है चीज़ों को तो सर्कुलेटरी सिस्टम, और ट्रांसपोर्टेशन लिम्फ के थ्रू हो रहा है तो लिम्फेटिक सिस्टम। The blood flows through 3 types of blood vessels in each and every part of the human body: arteries, veins, capillaries. अब इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा उस पर बताती हूँ। ठीक है, अपने उससे बताती हूँ कि कैसे करते हैं इसको। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है ना ये। चलो व्हाट इज दिस, देख रहे हो ये इसकी हरकतें देख रहे हो, मेरे को गुस्सा आती है इसके ऊपर। ये अपने आप ही कुछ ना कुछ कर देता है। चलो हाँ जी, तो मैं आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बता रही थी। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? दीज आर द ट्यूब्स, these are the tubes in which blood travels. And it is mainly of 3 types: artery, vein, capillary. देखो आर्टरी, 2 चीजें एकदम दिमाग में बिठा लो। A for artery, A for away from the heart. A for artery, A for away from the heart. A for artery, A for away from the heart. And V जो away है तो इसका ऑपोजिट कौन सा होगा? टूवर्ड्स होगा, तो टूवर्ड्स दी हार्ट, टूवर्ड्स दी हार्ट, टूवर्ड्स दी हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट। इतना याद हो गया ना, बस कहानी बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। ए मीन्स अवे, वी जस्ट अपोजिट, टूवर्ड्स। अवे फ्रॉम द हार्ट, सॉरी टूवर्ड्स द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट। चलो आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें, जो ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम। ये मत सोचना कि गंदा खून, साफ खून, CO2 ज़्यादा और O2 कम, मतलब O2 ज़्यादा CO2 कम, ये वाला कॉन्सेप्ट चल सकता है। गंदा और गंदा साफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे O2 ज़्यादा है या कम है। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट, तो हार्ट से दूर जा रही है आर्टरी, ठीक है,
और जब ये आर्टरी हार्ट से दूर जा रही है और ऑक्सीजन लेके जा रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो ये बॉडी पार्ट्स को ही तो देगा, देगा कि नहीं देगा, है ना। और ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये टुवर्ड्स द हार्ट है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा होगा, क्योंकि बॉडी पार्ट्स ने O2 को यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद वो क्या बनाएंगे, CO2, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से आ रहा होगा। अल्टीमेटली आर्टरी ब्लड बॉडी पार्ट्स को देती हैं, वेन्स बॉडी पार्ट से लाती हैं। लेकिन कभी कभी एक इनके अंदर एक्सेप्शन ऐसा भी है कि ये आर्टरी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना पड़ता है, एक्सेप्शन है ये वाला। और ये जो है, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसको किसको देना पड़ेगा, लंग्स को देना पड़ेगा, जिससे कि ये कैसा हो जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए एक एक्सेप्शन है, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक कंडीशन में इसको O2 कैरी करना पड़ेगा, और एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड इज फॉर लंग्स। पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स मतलब पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स मतलब पल्मोनरी। क्लियर है? कहाँ गया, पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स मतलब पल्मोनरी। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलो, इतनी छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अब इसको उधर स्लाइड्स पे लेके चलते हैं, फिर आपको देखो कितना मजा आएगा। फाइन, सो हियर वी आर, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, दिस आर द थिन पाइप्स। ये सब पाइप हैं, ट्यूब्स हैं, वेसल्स हैं, जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है इन द होल बॉडी। ठीक है, तो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर द थिन पाइप्स, ट्यूब्स हैं, वेसल्स हैं, थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन द होल बॉडी, जिसमें ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, इन्हीं के थ्रू फ्लो कर रहा है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अगर ये पहली लाइन क्लियर है तो बताओ, ठीक है। फिर इसी लाइन से मैं सारी चीज़ों को कनेक्ट करूंगी, याद रखना। तो आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, और हार्ट से अवे लेके जाता है और सारे पार्ट्स को देता है। एक और चीज़ मैं बता दूं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आपको हार्ट जब हम पेपर पर पढ़ेंगे ना, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जब किसी चीज़ पर प्रेशर पड़ेगा और हम चाहते हैं कि वो चीज़ टूटे भी ना, तो हम चाहेंगे कि उसकी दीवारें कैसी हो, मजबूत हो। सेम विद द आर्टरीज, क्योंकि ब्लड जो है वो हार्ट से निकल रहा है और बहुत प्रेशर से निकलता है, इसीलिए इनकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिक वॉल्ड। These are the thick walled blood vessels because the blood emerges or comes out from the heart due under high pressure. इसमें जो इसका लार्जेस्ट आर्टरी होता है ना, द मेन आर्टरी विच इज ऑल्सो नोन एज अओर्टा, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी, राइट, याद कर लेना बेटा, इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू अ वॉल्व। अब ये तुम्हारी बात पढ़ लेनी पड़ेगी, ये कल जब हम हार्ट पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट आर्टरी इज अओर्टा। द मेन आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है क्योंकि मेन है। लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को देता है एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो लंग्स को देने की क्या जरूरत है। खुद ही सोचो ना, लंग्स तो हमें खुद ही वो उसको ऑक्सीजनेटेड बना के दे रहे, तो हम लंग्स को क्यों दें। Another artery is pulmonary artery, is connected to the right ventricle of the heart through another valve. All arteries carry oxygenated blood except the pulmonary artery, which carries deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs. So the arteries branch several times, becoming smaller and smaller as they carry blood up to the farthest part of the body. तो बहुत छोटी होती जाती है, बहुत छोटी होती जाती है। चलो इसी चीज़ के लिए मैं अब आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी। So here it is the diagram. फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से खून आ रहा है, आर्टरी लेके जा रही है। अब आर्टरी क्या होती जाती है, जैसे जैसे ये डिवाइड करती है तो ये छोटी होती जाती है, पतली और छोटी, पतली और छोटी, पतली और छोटी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो
हार्ट से तो इनको स्पेस मिली हुई है, लेकिन जब इनको ब्लड सेल्स के, क्योंकि इनको सारे सेल्स को पहुंचाना है और सेल्स के बीच में इतनी बड़ी बड़ी आर्टरीज नहीं जा सकती हैं, तो इनको खुद को शॉर्ट करना पड़ेगा। और बीच में तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बिल्कुल ही इनको थिन हो जाना पड़ता है, और जब ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाती हैं तो वो बन जाती हैं कैपिलरीज। क्या बन जाते हैं? कैपिलरीज। फिर उसके बाद में ये रेड साइन जो है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करता है, सिंबल मतलब सिंबलाइज करता है, ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड को सिंबलाइज करता है, ब्लू साइन। ठीक है, फिर क्या होता है कि अब यहाँ पे देखो, ऐसे देखो, ये क्या ला रही है अपने साथ में? ऑक्सीडेटेड ब्लड ला रही है, यानी कि O2 लेकर आ रही है ना। कैपिलरीज ने क्या किया? O2 दिया सेल्स को, O2 दिया सेल को, लेकिन सेल ने बदले में क्या दिया? CO2। अब CO2 यहाँ आया, अब ये ब्लड कैसा होता जा रहा है? ब्लू, और ये आ गया CO2। ठीक है, बस टू द हार्ट ये चलता है। तो आर्टरी आ गया, आर्टरी, कैपिलरी, वेन, आर्टरी, कैपिलरी, वेन। वेन कैपिलरीज बीच में होती हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेन्स। वेन्स आर thin walled blood vessels which carry blood from all the parts of the body back to the heart। ये हार्ट को देते हैं पूरा का पूरा। Since the blood does not flow with pressure in the veins, क्योंकि देखो वेन में कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये तो हार्ट को दे रहा है ना, तो ये किसी प्रेशर से नहीं दे रहा। Since the blood does not flow with pressure in the vein, the veins walls are not thick, ये थिक नहीं होती हैं। The veins have walls to prevent the back flow। वेन्स के पास वॉल्व्स होते हैं जिससे कि बैक फ्लो, यानी कि खून वापस ना जाए, ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे, दूसरे डायरेक्शन में पीछे वापस ही ना लौटे, इसीलिए वहां पे दरवाजे लगा देते हैं ऐसे वाले, वॉल्व। द ब्लड फ्लोज इन वेन्स इन द डायरेक्शंस टुवर्ड्स द हार्ट। द वेन कॉल्ड वेना कावा, वहां पे कौन सी थी? अओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट वेन वेना कावा, लार्जेस्ट वेन वेना कावा, largest vein vena cava, vena cava, vena cava, vena cava। The main vein carries deoxygenated blood from all parts of the body except lungs back to the heart। Only pulmonary vein carries oxygenated blood। Exceptions। Easy or not? Easy or not? Tell me। Easy है ना? बस दो तुम्हें चीजें पकड़नी थी, अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द हार्ट, ऑक्सीडेटेड ब्लड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड। एक्सेप्शंस, पल्मोनरी, एक्सेप्शन तो देखो लंग्स वाला ही है, एक्सेप्शन तो लंग्स वाला ही है, पल्मोनरी, और जो नाम है आर्टरी और वेन, बस खत्म। कैपिलरीज आर वेरी थिन वॉल्ड, इवन वन सेल थिक, एक्सट्रीमली नैरो और ब्लड वेसल विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। अभी भी मैंने दिखाया था आपको, फिर से देख लो। ये कैपिलरीज आर्टरीज को वेन से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैपिलरी है, आर्टरी, वेन। डायग्राम इसीलिए तो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, आप डायग्राम देखते जाते हो आपको चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर्स द कैपिलरीज। एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू अ कैपिलरी। याद रखना कि छोटे से छोटा सेल भी ना उसके आसपास कैपिलरी होगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन कौन देगा? ब्लड देगा। ब्लड किस में ट्रेवल करेगा? कैपिलरी में ट्रेवल करेगा। द सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, फूड प्रेजेंट इन ब्लड रीच द बॉडी सेल्स थ्रू थिन वॉल्स of capillaries। Simultaneously the waste substances like CO2 formed in the cells enter the capillaries। So the exchange of various materials such as oxygen, food, carbon dioxide between the blood and the body cells takes place through capillaries। So the other end of capillaries is joined into some wider tubes called veins। And the deoxygenated blood, not dirty यार, dirty मत लिखो इसको, मुझे dirty अच्छा नहीं लग रहा। डिऑक्सीडेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो, कमिंग फ्रॉम द कैपिलरीज एंटर्स इनटू द वेन्स। चढ़ा खत्म। इसके बाद आ जाएगा द हार्ट, इसके बाद आ जाएगा द हार्ट। तो देखो आज की क्लास में थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ मैं फिर से इसको, है ना। ऑलमोस्ट 1 आवर का क्लास हो जाएगा आपका, ठीक है।
देखो हमने भी पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जैसे कहीं पे भी अगर सामान बन गया है तो उसको सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है, और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी शुड हैव अ कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट इज ब्लड एंड इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर ये किसका, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, ब्लड सेल्स हो गए, लेकिन ये सारा का सारा सिस्टम आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड वेसल्स भी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ब्लड के टाइप्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए। ब्लड इज़ अ रेड कलर लिक्विड, क्योंकि इसके पास एक रेड पिगमेंट है, डेट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है O2 को। प्लाज्मा जो है ये येलो फ्लूइड होता है, जो कि कैरी करता है अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि फूड हो गया, वेस्ट मटेरियल्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, एंड 90% वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर। RBCs को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इनके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड इनका लाइफ स्पेन जो होता है वो 3 to 4 मंथ्स। ऑक्सीजन को कैरी करना इंपॉर्टेंट थिंग। आफ्टर दिस WBCs इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, आर्मी ऑफ द बॉडी हैं। प्लेटलेट्स जो हैं वो टाइनी फ्रेगमेंट्स होते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने देखा आर्टरीज, वेन्स। आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और फिर वो सारे बॉडी पार्ट्स को देते हैं। फिर कैपिलरीज जो है सारे के सारे सेल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, एंड सेल्स जो है वो उधर से CO2 रिलीज़ करते हैं। CO2 लेके जाएगा कौन, वेन्स, और वो हार्ट को दे देते हैं। ठीक है। आर्टरीज जो होते हैं वो थिक होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, ये वेरी थिन वॉल्ड होते हैं। आर्टरीज ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करते हैं, वेन्स और डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी अओर्टा, लार्जेस्ट वेन वेना कावा। आर्टरीज एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करता है। वेन्स एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करता है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बेटा कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी क्या, मतलब कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊँगी क्या, पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊँगी वो हार्ट के बारे में। डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हार्ट पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशंस पढ़ेंगे, सॉरी डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को पढ़ानी है दूसरी क्लास में, इसीलिए मैंने उसको सेकंड पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिंगल अगर हार्ट होता तो हाँ मैं उसको अभी कंप्लीट कर देती। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरी क्लासेस लिटरली अच्छी लग रही हैं और आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करें। रही बात नोट्स वगैरह की, अगर आप लोग मेरे को थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँगी। मुझे मोटिवेशन तो है ऑलरेडी, बट अगर आप लोग अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करेंगे तो माइट भी बाकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने के लिए मैं आगे बढ़ूँ, और ऑलरेडी मैं कर रही हूँ। नोट्स का भी मैं सोच रही हूँ कि नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएँ। कैसे किए जाएँ ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आई एम न्यू, यू नो एवरीवन, सो इट विल टेक टाइम। बट हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी मैम को सपोर्ट करें, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ, जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ तो मैंने कभी ऐसे नहीं पढ़ा जनरली, मतलब क्लासेस में भी, स्कूल्स में, ट्यूशन्स का भी मैंने ऐसे नहीं पढ़ा। अब जब मेरे को ऐसा पढ़ने का मौका मिलता तो लिटरली मुझे बहुत मज़ा आता, और आप लोगों को ये मौका मिल रहा है तो डोंट स्किप एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टे ट्यून विद बूजो। हैप्पी नवरात्रि, 9 दुर्गे, ठीक है। एंड अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और किसी पे भी इतना ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट ना करें फालतू चीज़ों पे, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, है ना। पढ़ाई के साथ साथ खाने पीने का और सोने का बहुत अच्छे से ध्यान दें, प्रॉपर टाइम देना सोने के लिए, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखना।